आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को एंड शिफ्ट इन सप्लाई को। मतलब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से सप्लाई में चेंजेस आने वाले हैं। या तो सप्लाई बढ़ने वाला है या फिर सप्लाई कम होने वाला है। जिस तरीके से हम लोगों ने डिमांड के अंदर देखा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड, उसी तरीके से यहाँ पे आज हम लोग सप्लाई का टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं। जब मैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई की बात करता हूं तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आने वाले हैं। जबकि शिफ्ट इन सप्लाई की हम बात करते हैं तो शिफ्ट इन सप्लाई में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है, तो वो सब चीजों की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई को। मैंने आप लोगों को बताया कि सप्लाई में जो भी चेंजेस है वो किसकी वजह से है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से है। जो अदर फैक्टर्स है उसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट सेम, उसमें ऐसा कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को में हम दो अलग अलग सिचुएशंस को पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सबसे पहले एक्सपांशन की बात करते हैं। हमें नाम से ही पता चल जाता है एक्सपांशन, उसका मतलब यहाँ पे सप्लाई क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्वांटिटी एंड प्राइस। हमेशा याद रखना है हमें, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज पी एंड क्यू। अब ये एक्सपांशन है। अब हम सभी को पता है कि जब भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो बेसिकली जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, दैट इज P1 एंड Q1, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारी क्वांटिटी Q से Q1 हो गई है। ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू प्राइस। जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारा सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस केस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपांशन बोल सकते हैं। सेम तरीके से जो दूसरा केस है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब यहां पे सप्लाई एज सच क्या होने वाला है, कम होने वाला है ड्यू टू प्राइस। सो यहां भी हम लोगों को याद रखना है, सबसे पहले हम लोग इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज पी एंड क्यू। अब सप्लाई कम हो रहा है, यानी एक चीज याद रखनी है हमको, जब भी सप्लाई कम होगा तो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। प्राइस से फॉर एग्जांपल कम हो रहा था तो सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज P1 एंड Q1। ये जो गैप है Q से Q1 में जा रहे हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई क्या हुआ है, कम हुआ है यहाँ पे। सो ये डाउनवर्ड मूवमेंट एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सप्लाई इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दोनों ही अलग अलग केसेस है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम जो केस देखने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सप्लाई क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी एंड अगेन प्राइस। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज पी एंड क्यू। अब अगर सप्लाई को कम करना है तो उसके लिए याद रखना है, हमने देखा था पहले भी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस अगर कम तो सप्लाई भी कम। सो कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस के कम होने की वजह से हमारा सप्लाई क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सो P1 एंड Q1। यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्वांटिटी Q से Q1 हो रही है, मतलब हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, बेसिकली हमारी क्वांटिटी कम हो गई है। पहले वाले केस में, एक्सपांशन के केस में क्वांटिटी बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और दूसरे केस में अगर प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है अगेन सप्लाई क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दो अलग अलग केसेस है, फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो भी चेंजेस आए हैं क्वांटिटी में वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए हैं, प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट।
यानी हमें ऐसा अज्यूम करना है कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं वो है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हमने पहले ही देखा था, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई में यहाँ पे जो भी चेंजेस आने वाले हैं, सप्लाई बढ़ने वाला है या फिर सप्लाई कम होने वाला है, तो वो किसकी वजह से? सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे प्राइस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। प्राइस में एज सच कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। अदर फैक्टर्स हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज है, ये सब अदर फैक्टर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। सो इनकी वजह से कभी भी अगर सप्लाई बढ़ता है या कम होता है तो हम उसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। सो हमारा जो केस है, अभी हम जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं वो है शिफ्ट इन सप्लाई को। एक एक करके डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायग्राम के साथ। हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, नाउ इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज पी एंड क्यू। अब सप्लाई कर्व की बात की है। सप्लाई कर्व हमेशा किस तरीके से होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। अब ये इंक्रीजिंग सप्लाई है। जब हमने डिमांड वाला टॉपिक किया था, मैंने तब भी आप लोगों को समझाया था और अब भी बता रहा हूं कि कभी भी इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई, तो हमेशा क्या होना चाहिए? राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। सो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व S1। सप्लाई कर्व हमारा क्या शिफ्ट हो चुका है? राइट में शिफ्ट हो चुका है। बट हमने पहले भी देखा था प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस में एज सच कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आने वाला है? सिर्फ क्वांटिटी में आने वाला है। सो Q1। ये जो केस है ये है इंक्रीज इन सप्लाई। हमारा सप्लाई को क्या हो चुका है? राइट में शिफ्ट हो चुका है। सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस क्या है? अभी भी कांस्टेंट है। ऐसा कब हो सकता है? तो दो तीन अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली चीज, फैक्टर प्राइसेस, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उसका प्राइस कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, तो सप्लाई बढ़ सकता है। दूसरा एग्जांपल, अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल टैक्सेस कम हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तब भी टैक्स सप्लाई क्या हो सकता है? हमारा बढ़ सकता है। थर्ड एग्जांपल, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो अभी से मैं क्या कर सकता हूं? सप्लाई को बढ़ा सकता हूं कि अभी जो प्राइस है उसी पे हम लोग क्या कर देंगे? सप्लाई को बढ़ा देंगे। सो ये अलग अलग केसेस है, अदर फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई एस से कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? S1 पे शिफ्ट हो जाएगा। याद रखना है, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेकंड हमारा जो केस है वो है डिक्रीज इन सप्लाई। हम लोग यहाँ पे सप्लाई को क्या करने वाले हैं? डिक्रीज करने वाले हैं। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगेन क्वांटिटी, प्राइस, नाउ इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज P एंड Q। अब अगेन जब सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए? हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। अब डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा था तो राइटवर्ड शिफ्ट था, यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है क्या होना चाहिए? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? क्वांटिटी में, दैट इज Q1। सो ये हो चुका है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट था और यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। आप लोग देखेंगे तो डायग्राम सेम है दोनों एज सच। फर्क किस चीज का है? तो हमारी मार्किंग का है, कॉन्सेप्ट का है, एरोज जो हमने किए उस चीज का ध्यान रखना है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम कब होता है? वो भी अदर फैक्टर्स की वजह से। अगेन दो तीन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। से फॉर एग्जाम्पल फैक्टर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी प्राइस है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो सप्लाई कम हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर किसी चीज के ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रही है तो भी सप्लाई क्या हो सकता है? कम हो सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मतलब मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो अभी के लिए हम हमारा सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सो ये जो है वो है डिक्रीज इन सप्लाई। सो याद रखना है, हमने दो अलग अलग सिचुएशन पढ़ी है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था सप्लाई को में, जबकि डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्राइसेस
विल रिमेन कांस्टेंट। एज सच प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा तो अदर फैक्टर्स में, जैसे कि हमने देखा टैक्सेस एंड सब्सिडी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि हमारा सप्लाई क्या होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए। सो ये बहुत सारे अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से सप्लाई के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो ये शिफ्ट इन सप्लाई का टॉपिक है, याद रखना है प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, द चेंजेस विल बी ओनली एंड ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर्स। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने दो अलग अलग चीजें पढ़ी है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को, जिसमें कहाँ चेंजेस आ रहे थे, प्राइस में, प्राइस अगर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगा। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई को में दो अलग अलग पार्ट थे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन में सप्लाई बढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कम हो रहा था। ये हमने जो केसेस पढ़े हैं, ये हमने पढ़ा है शिफ्ट इन सप्लाई, जिसके अंदर अगेन हमने दो केस पढ़े, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहां पे हमें देखना है कि सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो प्राइस की वजह से सप्लाई के अंदर कितने परसेंटेज से चेंज आने वाला है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। और जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो सेम टू सेम, अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, दैट वाज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे तो वर्ड सप्लाई के साथ। सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो याद रख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, and the formula for price elasticity of supply will be percentage change in supply upon percentage change in price. Second, हमने एक और चीज देखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी। सेम उसी तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। हमने वहां पे 5 तरह की इलास्टिसिटी देखी थी, यहां पर भी हम लोग सेम टू सेम 5 अलग अलग तरह की इलास्टिसिटीज को कंसिडर करेंगे। So different types of price elasticity of supply. First one will be elastic supply, जिसे हम लोग relatively elastic कहते हैं। Next, inelastic supply, जिसे हम लोग relatively inelastic कहते हैं। Next, perfectly elastic। Next, fourth, perfectly inelastic, and last, fifth, that is unit इलास्टिक, जिसे यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं। सो अब हमें ये 5 अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी देखनी है। इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम। इन इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज है और सप्लाई में कम। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है या फिर माइनर चेंज है और फिर भी सप्लाई पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। एंड लास्ट इज यूनिट इलास्टिक, दैट इज इक्वल चेंज इन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस में 20% से चेंज है तो सप्लाई में भी एग्जैक्टली 20% से ही चेंज आने वाला है। एक एक करके हम लोग अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इलास्टिक सप्लाई। जब मैं इलास्टिक सप्लाई की बात करता हूं तो यहां पे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब इलास्टिक सप्लाई मतलब मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि चेंज ज्यादा किस में आने वाला है, तो वो डिमांड सप्लाई में ज्यादा चेंज आने वाला है। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, दैट इज पी एंड क्यू। अब याद रखना है सप्लाई में ज्यादा चेंज है। सी फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो फिर सप्लाई भी बढ़ने वाले हैं। प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं बट याद रखना है सप्लाई में ज्यादा चेंज है।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलास्टिक सप्लाई है। सो P1 एंड Q1। हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस में जो इंक्रीज है वो कम है, लेकिन सप्लाई में ज्यादा चेंजेस है। सो ये हमारा जो केस है वो है इलास्टिक सप्लाई का, एंड हियर दिस सप्लाई का विल बी लाइक दिस। एंड याद रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। याद रख करना, ग्रेटर देन 1 क्यों आएगा? हमने डिमांड में भी अलग अलग एग्जांपल्स के साथ कंसीडर किया था, यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स के साथ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं सप्लाई में 20% का चेंज है और प्राइस में सिर्फ 10% का चेंज है। सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आवर आंसर इज 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। सो सबसे पहले हमें याद रखना है, इलास्टिक सप्लाई के केस में यहाँ पे ये रिलेटिवली इलास्टिक है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आने वाला है और प्राइस में कम, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब हम लोग हमारा सेकंड केस देखेंगे, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। पहले हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक, एंड अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो यहाँ पे याद रखना है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आने वाला है एंड क्वांटिटी में कम चेंज आने वाला है। पहले केस में हमारा ऑपोजिट था, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा था। सो अभी प्राइस में ज्यादा चेंज आने वाला है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं प्राइस कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है सप्लाई भी कम होगा। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है। यहाँ पे P1 एंड Q1 हम लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑपोजिट भी ले सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। हमें सिर्फ मेन चीज क्या याद रखनी है कि प्राइस में ज्यादा चेंज होना चाहिए एंड सप्लाई में कम चेंज होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, सप्लाई को। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। क्यों लेस देन 1? एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करते हैं, सप्लाई में 10% चेंज था एंड प्राइस में 20% से चेंज था। सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आवर आंसर इज 0.5 मीन्स लेस देन 1। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक के केस में हमेशा हमारा आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज लेस देन 1। ये हमारा सेकेंड केस है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड केस है वो है यूनिट इलास्टिक, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। मतलब यहाँ पे सप्लाई में और प्राइस में दोनों में कैसा चेंज आना चाहिए, इक्वल चेंज आना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिक। सो देखते हैं हम लोग इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज P एंड Q। से फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं तो सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा हूं मैं, P1 एंड Q1। यहां पे हमारा जो सप्लाई कर्व है दोनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। ये यूनिट इलास्टिक है, चाहे वो डिमांड वाला केस हो या सप्लाई वाला केस हो, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। प्राइस में 20% का चेंज तो सप्लाई में भी 20% का चेंज। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1। सो हमें याद रखना है, यूनिट इलास्टिक के केस में दोनों ही जगह पे इक्वल चेंज आने वाला है। सो हमारा थर्ड केस है यूनिट इलास्टिक। अब तक हम लोग 3 केस देख चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक, सेकंड रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड थर्ड यूनिट इलास्टिक। अब हम हमारा नेक्स्ट केस देखने वाले हैं, फोर्थ केस, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। फोर्थ केस इज परफेक्टली इलास्टिक। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मार्किंग हमेशा याद रखनी है, अगर मार्किंग में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो परफेक्टली इलास्टिक के केस में इस तरीके से हमारा सप्लाई का होगा। हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब थी तब भी यही चीज थी, इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है या बहुत माइनर चेंज है, लेकिन फिर भी मैं क्वांटिटी में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल पहले Q थी और अब क्या हो चुकी है, Q1 हो चुकी है। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी आंसर क्यों आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वांटिटी में चेंज है बट क्या प्राइस में चेंज है, नहीं। सो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो ये है परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट इज लास्ट केस, फिफ्थ केस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एज सच क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज आने वाला नहीं है। जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आना चाहिए, प्राइस। सो आवर क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस P था तो भी उतना ही सप्लाई है, एंड प्राइस P1 हुआ तो भी सप्लाई क्या है, सेम का सेम। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी में यानी सप्लाई में बिल्कुल चेंज आने वाला नहीं है। हियर आवर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी 0। अगेन व्हाई? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is 0 upon percentage change in price, say for example 20. So our answer will be 0. So हमने 5 अलग अलग केसेस देखे। पहले हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक, नेक्स्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक, नेक्स्ट यूनिट इलास्टिक, नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। आई होप फ्रेंड्स आज हमने जितने भी टॉपिक्स किए वो आपको सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।